दे दिया और वो बच्चे वो सारा पढ़ के आते हैं और अगले दिन जो है उसी टॉपिक पे डिस्कशन होती है, जिसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मेथोडोलॉजी। मिसाल के तौर पर मैंने कल लेक्चर देना है और आज आप लोगों को एक रिसर्च पेपर मैंने व्हाट्सएप किया और मैंने कहा कि कल आप सब लोग ये पढ़ के आ जाएं, कल हम डिस्कस करेंगे कि इस रिसर्च पेपर को थॉरोली डिस्कस करेंगे, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है। अभी पढ़ाए बगैर मैंने आपको दे दिया और आपने पढ़ के या कोई भी चैप्टर आप बच्चों को असाइन करते हैं उस क्लास को कि कल चैप्टर नंबर 4 आप लोग सब रिवाइज करके आ जाएं, कल हम डिस्कस करेंगे। आपने वो खुद से पढ़ते हैं, आपने पहले से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी पर लेक्चर नहीं दिया है, खुद से पढ़ के आते हैं और आप क्या करते हैं, कोई डिस्कशन करवाते हैं। इसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम मेथोडोलॉजी। एग्जिट स्लिप मेथोडोलॉजी क्या है? आप लेक्चर के एंड में रेंडमली कुछ बच्चों से सवाल करते हैं, जैसे मैं अपने लेक्चर के एंड में मैं पूछता हूँ भाई कॉम्पिटेंसी क्या थी, विजन क्या था, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, स्ट्रेंथ्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, बेंचमार्क्स क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है, असेसमेंट कहाँ से निकला है, अच्छा टेस्ट और असेसमेंट में क्या फर्क है। इस तरह से एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप लोग रेंडमली, बेल बजती है, घंटी बजती है, तो टीचर जाते जाते रेंडमली यानी 2-4 बच्चों से पूछता है, सिर्फ ये जानने के लिए कि उसका जो आज का लेक्चर है वो कितना इफेक्टिव रहा है, बच्चों ने कितना लर्न किया है, उसको एसेस करने के लिए कुछ रैंडम सवालात करते हैं। इसको कहते हैं एग्जिट स्लिप मेथोडोलॉजी। क्या सब आवाज आ रही है क्लियर? यस सर, आ रही सर, आ रही है। फिर बच्चों को प्रेजेंटेशन के टास्क देते हैं, रिटन असाइनमेंट देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स हैं। आप एक ही लेक्चर के अंदर ये सारे नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर फॉर्मेटिव असेसमेंट में कभी आप पेन पेंसिल टेस्ट ले लें, कभी ग्रुप डिस्कशन करवा दें, एक ही असेसमेंट का यानी वो आप यूज करेंगे, वैरायटी ऑफ असेसमेंट यूज करेंगे, कभी फ्लिप क्लासरूम मेथोडोलॉजी अप्लाई करें, कभी एग्जिट स्लिप मेथोडोलॉजी अप्लाई करें, कभी प्रेजेंटेशंस दे दें, कभी रिटन असाइनमेंट्स दे दें, कभी कोई प्रोजेक्ट दे दें, कभी कोई ग्रुप डिस्कशन दे दें। तो ये मुख्तलिफ किस्म की टेक्निक्स आप अप्लाई करेंगे तो उसका यानी जो है ये इफेक्टिव होगा आपकी जो असेसमेंट है। व्हाई टीचर शुड नॉट असेस? बाज इसको ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये असेसमेंट होनी नहीं चाहिए। एरिस्टोटल या पता नहीं किसी हवाले से मैंने पढ़ा था किसी बुक में, कहता है कि ये जो बार बार टेस्ट लेना ऐसा है कि आपने एक दरख्त लगाया है और आप रोज उखाड़ कर चेक कर रहे हैं कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हुई हैं। तो इस तरह का है, कहता है कि आपने आज लेक्चर दिया, कल टेस्ट दिया, परसों लेक्चर दिया, अगले दिन टेस्ट दिया, ऐसा ही है कि आपने एक दरख्त लगाया और रोज उखाड़ कर चेक कर रहे हैं कि उसकी जड़ें कितनी मजबूत हो गई। तो कहता है कि स्टूडेंट्स फोकस एग्जाम्स, जब आप असेसमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का फोकस एग्जाम होता है, क्रेमिंग करते हैं, बच्चे रट के आ जाते हैं अगले दिन, ठीक है, उसी एग्जाम के लिए दिन रात बैठ के रट के आ जाते हैं। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार होते हैं कि एक बच्चा फर्स्ट आता है, दूसरा फेल हो जाता है। या साहब को इल्म होगा कि हमारे बचपन में देखें कि वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले को कप देते थे, बाकी बच्चों की देखें कि आप 3 बच्चों को कप देने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए उस क्लास के 40 बच्चों को कितना डिप्रिशिएट करते हैं कि वो मुंह उठा के पेरेंट्स जो हैं उस दिन कितनी तजलील करते हैं कि फिलहाल का बच्चा फर्स्ट पोजीशन लेकर आया है, तुम नालायक हो। बहरहाल देखें कि ये जो असेसमेंट होती है सम टाइम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाती है बच्चों को। तो ये असेसमेंट के कुछ नेगेटिविटीज हैं। अच्छा, स्ट्रेस काज करती है, कई बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, इवन खुदकुशी सुसाइडल केसेस भी सामने आए हैं। स्टूडेंट्स बर्डन फील करते हैं, आपको पता है कि कोई भी काम दे देते हैं तो आप लोग कितना बर्डन फील करते हैं। स्टूडेंट्स फील जेलसी विद ईच अदर, एक बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है, दूसरा कम करता है, उसके लिए जेलसी पैदा होती है, नेगेटिव ट्रेट्स उसके अंदर आ जाती हैं। असेसमेंट कैन बी रॉन्ग, असेसमेंट रॉन्ग भी तो हो सकती है। मिसाल देता हूँ, मेरे एक मैट्रिक के टीचर मुझे मिले, नाम नहीं लूंगा, तो कोई 3 साल पहले की कहानी है। तो मुझे पूछा कि क्या करते हैं, तो मैंने कहा इस तरह से मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, मैं लेक्चरर लगा हूँ। तो उन्होंने कहा यार आप तो बड़े नालायक से थे। तो उनकी असेसमेंट बिल्कुल ठीक थी, मैं मैथ में बड़ा नालायक था, मैथ मुझे आती नहीं थी, मैथ में मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उनकी जो असेसमेंट थी मेरे बारे में वो मैथमेटिक्स के हवाले से थी, लेकिन हो सकता है कि मैं किसी और सब्जेक्ट में, हो सकता है कि मेरे अंदर वो एबिलिटीज हो कि मैं आगे जाके एक्सेल कर सकूं। तो उनकी जो असेसमेंट थी वो रॉन्ग होगी, क्योंकि वो मैथमेटिक की बेस पे मेरी तमाम एबिलिटीज को मेजर कर रहे थे। दूसरी बात ये है कि आपने एक बच्चे को एक लेवल में फेल किया या आपने असेस करके उसको कम नंबर दिए, जरूरी नहीं है कि वो बच्चे जो हैं
आगे जाकर वो नाकाम होगा, आपकी असेसमेंट रॉन्ग भी तो हो सकती है। आपने उसको जो जो असेस किया है, ठीक है, वो डिस्प्रूव भी तो हो सकती है। भारत, असेसमेंट जो है वो रॉन्ग भी तो हो सकती है। हमने एक बच्चे को फर्स्ट पोजीशन दी, एक को थर्ड पोजीशन दी, एक को फेल कर दिया, लेकिन हो सकता है कि आगे जाकर वो बच्चा फेल होने वाला आगे जाके कम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर सके, दूसरा जो है वो आगे जाके नाकाम हो, तो हमारी असेसमेंट रॉन्ग भी हो सकती है। अच्छा, अब नेक्स्ट है रूब्रिक्स। रूब्रिक ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब है रेड करना। जैसे हम करते थे ना कि रेड पेन से पेपर चेक करते हैं ताकि गलतियां उसको हाईलाइट कर सकें, यही बुनियादी तौर पर समझें कि रूब्रिक्स ही है, यहीं से निकला है। रूब्रिक्स क्या होते हैं कि आप क्वेश्चन का की मार्किंग का क्राइटेरिया सेट करते हैं, और ये रूब्रिक्स क्या होते हैं, दो किस्म के होते हैं, एक होलिस्टिक रूब्रिक्स होते हैं, एक एनालिटिकल रूब्रिक्स होते हैं। फर्क क्या है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि राइट एन एसे ऑन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, 12 नंबर मैं सामने लिख देता हूँ, तो ये होलिस्टिक रूब्रिक्स हैं कि मैंने डायरेक्ट 12 नंबर लिख दिए, लेकिन मैंने बताया नहीं कि इसके क्या स्टेप्स हैं, किन किन स्टेप्स के ये 12 नंबर हैं। एनालिटिकल रूब्रिक्स में क्या होता है कि आप जो क्वेश्चन देते हैं उसको डिवाइड करके बता देते हैं। मिसाल के तौर पर यही ऐसे मैंने दे दिया कि राइट एन एसे ऑन चाइल्डहुड मेमोरीज, लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ हुक स्टेटमेंट का 1 नंबर, थीसिस स्टेटमेंट के 5 नंबर, 6 नंबर हो गए। फिर आगे मैं कहता हूँ बॉडी के 2 नंबर, कंटेंट के 2 नंबर, कंक्लूजन के 2 नंबर। अब ये मैं बच्चे को यानी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि किन किन स्टेप के क्या क्या मार्क्स हैं। यानी एनालिटिकल रूब्रिक्स में क्या करता है एग्जामिनर कि हर हर स्टेप के मार्क्स जो है वो वाजे करता है, जबकि होलिस्टिक रूब्रिक्स में क्या होता है कि उसमें वो डायरेक्टली जो है वो नंबर बता देता है, लिख देता है, लेकिन वो बताता नहीं कि इसके क्या क्या स्टेप्स हैं। अच्छा, ये जो रूब्रिक्स आप सेट करते हैं तो इसके फायदे क्या हैं? यूनिफॉर्मिटी इन मार्किंग। देखिए, अगर आपने डायरेक्ट 12 नंबर लिख दिए, आपने स्टेप ना लिखे, एक टीचर 12 में से 4 दे देता है, एक 5 देता है, एक 6 देता है, बच्चा आके पूछता है भाई मुझे कम नंबर 4 नंबर क्यों दिए हैं? आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपने क्या कमी पेशी की है। लेकिन एनालिटिकल रूब्रिक्स में आप जस्टिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने हुक स्टेटमेंट का 1 नंबर रखा था, थीसिस स्टेटमेंट के 4 नंबर रखे थे। बच्चे ने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखा या हुक सेंटेंस सही तरह नहीं लिखा है, तो मैं कहूंगा कि आपने हुक सेंटेंस नहीं लिखा है, गलत लिखा था, मैंने इस नंबर का 1 नंबर काटा है। आगे प्रॉपर्ली कंक्लूड नहीं किया था, इसके 2 नंबर काटे हैं, तो लिहाजा आपके ये नंबर बने हैं। तो एनालिटिकल रूब्रिक्स क्या करती हैं? वो आपको गाइड करती है फर्दर स्टेप वाइज। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, डिफरेंशिएट एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन बाय गिविंग एटलीस्ट 3 मेन पॉइंट्स ईच। अब एक बच्चे ने, अब पहले ही शुरू में आपने 6 नंबर लिखे, 2 मार्क्स ईच, डिफरेंस 3 रिक्वायर्ड। आपने क्या करने, 3-3 लिखने हैं, और हर एक के देखें एक एक नंबर है, तो मैच होगा। अब ये एग्जामिनर डिसाइड करेगा। एक बच्चा फॉर एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन के 3 लिखे हैं, लेकिन एंडोथर्मिक के उसको नहीं आते थे। अब एग्जामिनर ने डिसाइड करना है कि मैंने डिफरेंशिएट लिखा था, लिहाजा इसने तो सिर्फ और सिर्फ एक का लिखा है, इसको 0 नंबर देने हैं या 3 नंबर देने हैं। ये बुनियादी तौर पर उस सब्जेक्ट का टीचर डिसाइड करता है। रूब्रिक्स में वो बाकायदा लिख देता है और वो डिसाइड करता है। ये उसकी यानी ये समझे कि वो पेपर डिजाइन करते वक्त ये सारी चीजें वाजे कर देता है। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। हमने पढ़ा एसएलओज क्या है, तो मैंने कहा था स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, और हम हर टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चा क्या लर्न करता है ये एसएलओज होते हैं। हम एसएलओज को अचीव करते हैं तो स्टैंडर्ड्स अचीव होते हैं, स्टैंडर्ड्स अचीव करते हैं तो बेंचमार्क्स अचीव होते हैं, बेंचमार्क्स अचीव करते हैं तो कॉम्पिटेंसीज अचीव होते हैं, कॉम्पिटेंसीज अचीव करते हैं तो हम स्ट्रेंथ्स अचीव करते हैं। स्ट्रेंथ्स जो है वो बुनियादी तौर पर करिकुलम की बेस पर फ्रेम किए जाते हैं। करिकुलम सर्टेन फाउंडेशंस पे फ्रेम किया जाता है, और वो सब फाउंडेशंस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो मैंने आपको डिस्कस किए हैं। 4 फाउंडेशंस क्या है, रिलीजियस एंड आइडियोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, साइकोलॉजिकल फाउंडेशंस हैं, सोशियो कल्चरल फाउंडेशन है, इकोनॉमिक फाउंडेशंस हैं। और ये जो फाउंडेशंस होती हैं, जो स्टेट का जो विजन होता है उस पर बेस करती हैं। फिर एसएलओज का ब्लूम टैक्सोनॉमी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम है, और ब्लूम टैक्सोनॉमी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। फिर उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजीज इन द लाइट ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी, कि हमें लर्निंग आउटकम के लिए वी कैन नॉट सिंगल आउट एनी मेथोडोलॉजी फॉर एसएलओ बेस्ड टीचिंग, we'll use multiple
methodologies. We'll use variety of methodologies. हम मुख्तलिफ methodologies यूज करेंगे SLO बेस्ड टीचिंग में, और हमें ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो कॉग्निटिव डोमेन है वो हमें गाइड करता है कि किस सब डोमेन के लिए हमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज करनी है। असेसमेंट इन द लाइट ऑफ ब्लूम टेक्सोनॉमी, ब्लूम टेक्सोनॉमी एक बच्चे की असेसमेंट में भी हमें हेल्प करती है। हम मुख्तलिफ जो है क्वेश्चन करके हम उस बच्चे की लर्निंग और उसकी डिफिकल्टी लेवल को मेजर कर सकते हैं। पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है ये भी हमने डिस्कस किया है। रूब्रिक्स क्या होते हैं ये भी हमने डिस्कस किया, और रोल ऑफ टीचर क्या है मैंने शुरू में बता दिया था कि सब में असेसमेंट करने में, टीचिंग मेथोडोलॉजी को अलाइन करने में, बच्चे की लर्निंग में, एसएलओज को एग्जीक्यूट करने में, और एसएलओज को एग्जीक्यूट करके स्टैंडर्ड्स को अचीव करना, बेंचमार्क्स को अचीव करना, कॉम्पिटेंसीज को अचीव करना, नेशनल नैरेटिव्स को ट्रांसलेट इनटू रियलिटी, तो ये बुनियादी तौर पर एक उस्ताद होता है। इसी वजह से नेशन मेकर कहते हैं ना कि कौम का मेमार होता है। ये जो मेमार का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ये इसलिए किया जाता है कि कौम की जो रियासत के जो बयानिया होता है, उसके जो नैरेटिव होता है, उसका जो विजन होता है वो उस्ताद के हाथ में होता है। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि अगर एक उस्ताद जो है तमाम किस्म की फैसिलिटीज ना भी हो, इंफ्रा उसके पास टेक्नोलॉजी ना भी हो, एक दरख्त के नीचे पढ़ाकर भी अगर वो सिंसियर हो, वो खुद कॉम्पिटेंट हो, वो ऑनेस्ट हो अपनी ड्यूटीज के साथ, और अगर वो सिंसियर और ऑनेस्ट होगा और डेडिकेटेड होगा और लर्नेड होगा, तो एक बच्चे को इन्हें पढ़ाकर वो नेशनल उस नैरेटिव को, उस विजन को ट्रांसलेट कर सकता है। मलाला ने शायद इसीलिए कहा था कि वन पेन वन टीचर कैन चेंज द वर्ल्ड। एक बच्चा और एक पेन और एक उस्ताद इन्हें दुनिया को तब्दील कर सकते हैं। तो उस्ताद का रोल सबसे डिसाइसिव है। आप लोग जिस इदारे को ज्वाइन करने जा रहे हैं उसमें यानी बुनियादी तौर पर रियासत के जो नैरेटिव हैं, रियासत की जो विजन है वो आपके हाथ में है कि आप उसको रियलिटी में बदलते हैं, ठीक है या नहीं। ये सारा बुनियादी तौर पर डिपेंड करता है एक उस्ताद पे। तो मेरा ख्याल